नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आयर मानव आयुर्वेदा अकेडमी से। हमारी एकेडमी का ऐप लॉन्च हो चुका है। यदि आपने अभी तक उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आयर मानव अकेडमी डालिए तो आपको वो ऐप मिलेगा और इसको डाउनलोड करें ताकि आपको कई नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है, इस टॉपिक का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कि आपको थंबनेल के माध्यम से दिख गया होगा, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी रोग की चिकित्सा करते वक्त ऐसे कॉमन कौन से बिंदु हैं जिनका प्रमुखतया हमें ध्यान रखना है चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाते हुए और रोगी की काउंसलिंग करते हुए। कोई भी रोग लेकर के आपके पास आता है तो सर्वप्रथम हमें उसकी परीक्षा करनी होती है और परीक्षा से पूर्व का अगर हम जाने तो सबसे पहले रोगी से कुछ व्यवहारजनक बातें करनी होती हैं, जो कि हमारे चिकित्सा पद्धति का ही पार्ट है, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे कि रोगी का नाम, उसका धर्म, उसका प्रोफेशन और वो कहाँ रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लें, जिससे कि आप वैद्य होने के नाते उस रोगी के समीप पहुंच सके और उससे एक रिलेशन बिल्डअप कर सके, जो कि पेशेंट डॉक्टर बिहेवियर पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फिर उसके बाद आप उस रोग के बारे में जानकारी लेना शुरू करें, उसकी मुख्य कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा नोटिस करें, क्योंकि वही आपका टारगेट पॉइंट होता है रोगी को प्राथमिक उपचार देने के लिए। जब आप रोगी से उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं तब आपको उसका व्यवस्था पत्र बनाते वक्त कुछ मुख्य बिंदुओं का ख्याल रखना होता है, जो कि इस प्रकार है। इन बिंदुओं को हम ध्यान में ना रखते हुए डायरेक्ट व्यवस्था पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। जब हम रोगी का व्यवस्था पत्र लिखते हैं डायरेक्टली तो ये गलत चिकित्सा का भाग होता है। हमें उसका व्यवस्था पत्र लिखने से पहले ये जानना आवश्यक होता है कि इस रोग का होने का कारण क्या है। जो उसका होने का कारण है, जो कि दो प्रकार से हो सकता है। पहला, डाइटरी हैबिट्स, कि वह खाने में क्या क्या गलत कर रहा है। संक्षेपता क्रिया एवं निदान परिवर्जनम के तहत सबसे पहले उन चीज़ों को बंद करवाएं। दूसरा, लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जिसमें आपका फिजिकल लाइफ स्टाइल एंड मेंटल लाइफ स्टाइल आ सकती है, कि वह किस प्रकार के स्ट्रेसफुल वातावरण में रह रहा है, ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो नहीं है उसके पास, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके कैसे हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और यदि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं इस रोग में, तो उसको काउंसलिंग करके कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे वो स्ट्रेस से या डिप्रेशन से या एंजाइटी से या अन्य साइकोलॉजिकल जो प्रभाव हैं उनसे अपने आप को दूर कर सके। दूसरा आता है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में उसकी फिजिकल एक्टिविटी और दिनचर्या को जान करके उनका भी निदान परिवर्जन करने का प्रयास करें। और यदि कुछ चीज़ों को वो लेस मात्रा में कर रहा है, जैसे कि व्यायाम, अभ्यंग इत्यादि, जो दिनचर्या में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको करने के लिए उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। फिर चिकित्सा व्यवस्था पत्र लिखने से पहले आपको यह विचार करना है कि यहाँ पर अग्निकर्म, रक्त मोक्षण या कंप्लीट पंचकर्मा में से क्या चिकित्सा इसके लिए प्राथमिक रूप से उपयोगी है, उसका प्लान करें। और उससे भी पूर्व आपको उसकी अग्नि का परीक्षण और सत्व का परीक्षण करना है। वह मेंटली कितना स्ट्रांग है, फिजिकली कितना स्ट्रांग है, उसके आधार पर ही आप औषध मात्रा का निर्धारण करेंगे। अन्य प्रकार के पंचकर्मा प्रोसीजर्स की मात्रा का और उनकी फ्रीक्वेंसी का आप डिसाइड करेंगे। जब आप उसके सत्व का परीक्षण कर लेते हैं तब आपको उसकी अग्नि के परीक्षण पर जोर देना है। यदि उसकी अग्नि विषम है या उसकी अग्नि तीक्ष्ण है या उसकी अग्नि मंद है, तो उस हिसाब से उसकी चिकित्सा का प्लान करेंगे। उसके आम निराम की परीक्षा भी करके उसको करेंगे
क्योंकि यदि आप साम और निराम की परीक्षा को नहीं करते हैं और औषधियाँ देना शुरू कर देते हैं तो वो औषधियाँ उतना फास्ट रिजल्ट नहीं दे पाती, क्योंकि उस आम के कारण या तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आवरण हो रहा है या कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या जनरेट हो रही है। तो पहले उस रुकावट को, उस आवरण को दूर करना है, तभी औषधि आगे कार्य कर पाएगी। और फिर उसका चिकित्सा व्यवस्था पत्र लिखने का प्रयास करें और रोगी को 7 दिन बाद, मिनिमम 7 दिन बाद फॉलोअप के लिए ज़रूर बुलाएं और उसकी परिस्थिति का आकलन कर उसकी आगे की चिकित्सा व्यवस्था पत्र को बनाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के ऑडियो वीडियो फॉर्मेट से आपको बहुत लाभ मिलता होगा, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स कहीं ना कहीं आपकी चिकित्सा को पहले से और बेहतर करने का कार्य करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या होना चाहिए, और इस वीडियो को अपने अन्य ग्रुपों में अन्य वैद्यगणों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सके।